अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और सेफ़ होंगे। तो व्यूवर्स, आज की मेरी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो इसे एंड तक ज़रूर देखना है। स्टोरी शुरू करने से पहले आप सब लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो चलिए अपनी आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जंग नहर मेरे गांव के पास से गुजरती थी। बचपन में अब्बा जी से सुना करते थे कि ये नहर हर साल कोई बंदा खा जाती है। उस वक्त मेरे छोटे से जहन में ये बात ना समा पाती कि नहर बंदा कैसे खा जाती है। मैं सोचता कि शायद मछलियों को भूख लगती होगी और वो इसमें नहाने वालों को खा जाती होंगी, इसलिए मैं नहर में नहाने से डरता था। जब मुझे अब्बा जी ने गांव के स्कूल में दाखिल करवाया तो तब मेरी उम्र कोई 5 साल होगी। इस वक्त रानी 8वीं जमात में पढ़ रही थी और वो हमारे गांव की पहली लड़की थी जो 8वीं जमात तक पहुंच गई थी। रानी दरमियाने कद की एक निहायत खूबसूरत लड़की थी। गोरी रंगत, शरबती आंखें, गुलाब से होंठ और तीखी नाक। जब वो हंसती तो इसके गालों में डिम्पल बन जाते जो इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करते थे। प्यार से इसकी माँ इसे रानो बुलाती थी। गली के शुरू में पहला घर हमारा था और इसी गली में 7 या 8 घर छोड़कर रानी का घर आता था। हम रिश्तेदार तो न थे, पर मेरी माँ और रानी की माँ आपस में बहनों की तरह थी। पता नहीं क्यों रानी को मुझसे बहुत उन्स था। मैं जब भी अपनी माँ के साथ उनके घर जाता वो मुझे अपने पास बिठाती, ज़ोर ज़ोर से मेरे गालों को खींचती और मुझे मज़े मज़े की कहानियाँ सुनाती। शायद इसलिए वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। अब आलम यह था कि मैं स्कूल से वापस आता, बस्ता घर फेंकता और रानी के घर खेलने के लिए दौड़ जाता। माँ लाख आवाज़ें देती पर मैं हवा के घोड़े पर सवार कहाँ रुकने वाला था। गांव में घर साथ साथ होने की वजह से छतें साझी हो जाती हैं, इसलिए मैं सीढ़ियाँ और हमसायों की छतें फलांगता हुआ रानी के घर पहुँच जाता। घर वालों को मुझे ढूंढना बहुत आसान था क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही ठिकाना था, रानी का घर। मैं जब भी अब्बा के साथ खेतों की तरफ जाता तो वापसी पर रानी के लिए अपनी जेबों में पक्के बेर और जामन भर लाता। गर्मियों की दोपहर की तपिश भी मुझे इसके घर जाने से ना रोक पाती। रानी को मैट्रिक पास करके जॉब करने का बहुत शौक था। वो मुझे अक्सर बताती थी कि मैट्रिक पास करने के बाद गांव से 15 किलोमीटर दूर जो टेक्सटाइल मिल है इसमें वो अफसर लगेगी और जब इनके पास बहुत ज़्यादा रुपए जमा हो जाएंगे तो फिर वो शादी कर लेगी। शादी वाली बात पर मेरा छोटा सा दिल उदास हो जाता क्योंकि मैंने सुन रखा था कि लड़कियां शादी के बाद अपने घर छोड़कर चली जाती हैं। अब्बा जी से सुना था कि वक्त ढलते साए की माने थे, इतनी तेज़ी से गुजरता है कि पता ही ना चले। रानी ने मैट्रिक पास कर लिया और कुछ अरसे बाद इसने मिल मुलाजमत भी शुरू कर दी। अब वो ज़्यादा मसरूफ़ रहने लगी और मेरे साथ खेलने के लिए इसके पास वक्त ना रहा। पर मैं हर रोज़ 5 बजे गांव के बस स्टॉप पर इसका इंतज़ार करता। वो मुझे मिल की यूनिफॉर्म में और भी भली लगती। मेरी रानी के साथ इस उन्स व मोहब्बत में दिन, महीने, साल ऐसे गुजरे कि कुछ पता न चला। 5 साल गुजर गए। आखिर वो दिन भी आ गया जिससे मैं सबसे ज़्यादा डरता था। रानी की हमारे साथ वाले गांव में किसी ज़मींदारों के लड़के से मंगनी हो गई और ठीक 1 महीने बाद इसकी शादी तय पा गई। रानी की खुशी की इंतहा न थी, पर मेरा दिल डूबते सूरज की मान डूब चला था। अब मैं स्कूल से आने के बाद अब्बा के साथ अपने खेतों की तरफ चला जाता और वहाँ पर अब्बा से आंख बचाकर नहर की तरफ निकल जाता। मुझे एक अजीब सी चुप ने आ घेरा। मैं घंटों नहर के किनारे बैठकर इसके गदले पानी को देखता जो भंवर की शक्ल में बहता था। एक दिन रानो शाम के वक्त हमारे घर आ गई और मेरी माँ से कहने लगी कि मैं अब इनके घर क्यों नहीं आता। मैंने फ़ौरन ही बहाना मार दिया कि अब्बा के साथ खेतों में जाता हूँ। फिर एक दिन वो मुझे गली की नुक्कड़ पर मिली। इसने मुझे पकड़ लिया और प्यार से पूछने लगी, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? मैं जो अभी गम से नावाकिफ़ था मज़ीद खुद पर काबू न रख सका। रानो, तुम शादी क्यों कर रही हो? क्या तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती? इस तरह हम इकट्ठे ही रहेंगे। मेरे इन मासूमाना सवालात पर वो हंस पड़ी और बोली, अरे पागले, तुम तो अच्छे बच्चे हो और तुम अभी बच्चे हो। अगर मेरी उम्र के होते तो तुमसे कर लेती। शादी के लिए उम्र की हद क्या है, मुझे इसका इल्म न था। मुझे बस इतना पता था कि लोग जवान होकर शादी कर लेते हैं। आखिर शादी का दिन भी आ ही गया।
گاؤں میں شادی ہو تو پورے گاؤں میں میلے کا سما ہوتا ہے۔ ہر ایک کو لگتا ہے جیسے اس کے اپنے بیٹے، بیٹی، بھائی یا بہن کی شادی ہو رہی ہے۔ رانو کا گھر روغن ہو گیا، گلی میں جھنڈیاں لگ گئی، باراتیوں کے لیے تمبو اور کنات لگ گئے۔ میں سارا دن وہاں موجود ہو کر بھی موجود نہ تھا۔ سرخ جوڑے میں سجی رانو شام کے وقت رخصت ہو گئی۔ اسی رات میں بخار میں تپتا رہا۔ وقت گزرتا گیا اور رفتہ رفتہ رانو میرے دل سے جاتی رہی۔ میٹرک کے بعد ابا نے مجھے فیصل آباد کے ایک کالج میں داخل کروا دیا۔ پہلے رانو اور پھر گاؤں کو چھوڑ دینا میری زندگی کے وہ غم تھے جو میں کبھی کسی سے شیئر نہ کر سکا۔ رانو کی شادی کو 3 برس بیت گئے، پر اس کے ہاں بچے کی پیدائش نہ ہوئی۔ اس بات کی وجہ سے اسے طلاق ہو گئی۔ اب وہ دوبارہ اپنے گاؤں آ گئی تھی۔ اب رانو کو میں 3 سال بعد دیکھ رہا تھا۔ وہ یکسر بدل گئی تھی۔ اس کی مسکراہٹ اور شوخ پن سب ختم ہو گیا تھا۔ وہ اب ایک ایسے درخت کی مانند تھی جیسے خزاں نے آ گھیرا ہو۔ ان کے گھر ایک ماتم کا سما تھا۔ مجھے اپنے دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے چھت ابھی میرے اوپر گر پڑے گی۔ میں وہاں سے بھاگا اور نہر کنارے دم لیا۔ گھر واپسی پر میں تہیہ کر چکا تھا کہ اب رانو سے شادی کروں گا، پر مجھ میں ہمت بھی نہ تھی کہ گھر والوں سے بات کروں، اور کیا ابھی یہ بات کر دینا مناسب رہے گا۔ 2 دن گزر گئے۔ تیسرے دن رانو لاپتہ ہو گئی۔ پورے گاؤں میں کہرام مچ گیا۔ گاؤں کے کسی بچے نے اسے نہر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ 2 دن کی تلاش کے بعد رانو کی لاش جھنگ نہر سے ملی۔ ابا جی کی بات سچ ثابت ہوئی۔ اس سال نہر رانو کو کھا گئی۔ شادی سے پہلے رانو کی ماں اکثر کہا کرتی تھی، ایک دن میری رانی بیٹی راج کرے گی۔ تو ویورز، یہ تھی میری آج کی سٹوری۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں۔ میں ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔